वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा छठा लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम फरवरी महीने के इंडियन सोसाइटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि हमारे पास इस प्रीलिम्स 2022 के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले इसमें एक प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की बात हो रही है जिसका नाम तेजस है। इसमें आपको 250 प्लस आवर्स के वीडियो लेक्चर्स, इसमें आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों इंक्लूडेड हैं। काफ़ी सारे टेस्ट, फुल लेंथ और सेक्शनल, और वीकेंड डाउट सेशंस वगैरह सब कुछ हैं इसमें आपको फ्री सीसैट के क्लासेस और उनके टेस्ट सीरीज़ भी मिलती है। बट स्टिल अगर आप केवल टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन करना चाहते हो, आपको वीडियो लेक्चर्स नहीं चाहिए, आपका रिवीजन ऑलरेडी चल रहा है अच्छा, तो आप उसके लिए लास्ट माई लीप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपके 19 सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 करंट अफेयर्स के टेस्ट हैं, 15 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 सीसैट के टेस्ट हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप dpp.onlyis.in पे ज्वाइन कर सकते हो। एट द सेम टाइम एक सीसैट के लिए प्रोग्राम है जो कि ऐसे स्टूडेंट्स को केटर करता है जिनका सीसैट वीक है। तो सीसैट एक्सपर्ट प्रोग्राम आपके सभी सीसैट के टॉपिक्स को कवर करता है वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे हैंडआउट्स भी हर लेक्चर के बाद आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, और लास्ट में कुछ फुल लेंथ टेस्ट हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे प्रारंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एक फुल फाउंडेशन बैच के तरीके से सारी रिक्वायरमेंट्स यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फुलफिल की जाती है। इसमें वीडियो लेक्चर्स भी हैं, स्टडी मटेरियल्स भी हैं, टेस्ट सीरीज भी हैं, मेंटोरशिप भी है, इंटरव्यू गाइडेंस भी है, सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप video.onlyis.in पे विजिट करो। याद रखना कि तेजस प्रोग्राम के लिए भी आपको video.onlyis.in पर ही विजिट करना है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इन सभी बैचेस से रिलेटेड तो आप हमें सिंपली इस नंबर पर कॉल कर सकते हो या फिर info@onlyis.com पे हमें मेल ड्रॉप भी कर सकते हो। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस आर्टिकल को पढ़ते वक्त मुझे एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है जो आजकल चल रहा है वो याद आ गया कि सेहत बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ समझा क्या, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है अपन। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सेहत इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जिन्होंने अभी इसके तहत मेडिसिन की होम डिलीवरी को अलाउ किया है या फिर उसकी सुविधा दी है जो भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर सर्विंग मिलिट्री पर्सनल्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनके लिए। मई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था। ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है जिसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाले लोग और उनकी फैमिलीज एक्सेस कर सकते हैं मेडिसिन सर्विसेज को अपने घरों पर ही। वो डॉक्टर्स के साथ टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी हेल्थ के संबंध में एडवाइस ले सकते हैं। फर्दर वो होम डिलीवरी भी अवेल कर सकते हैं, जो भी मेडिसिन रिकमेंड की गई हैं उनके द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, और पिकअप कर सकते हैं मेडिसिन को कंसल्टेशन के बाद। तो ये सेहत इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है, जरूर से याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डिजिटल वर्सिटी एंड ई कंटेंट के बारे में है। यूनिवर्सिटी से मिलता जुलता शब्द आपको लग रहा होगा, डिजिटल वर्सिटी। बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर ने कई सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात की एजुकेशन सेक्टर के, उसी का एक हिस्सा रहा डिजिटल वर्सिटी। देश स्टैक ई पोर्टल, इसके माध्यम से डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया जाएगा जिसमें हम बेसिकली स्किल करेंगे लोगों को। उनके पास कोई स्किल है तो रीस्किल करेंगे या फिर अपस्किल करेंगे, ऑनलाइन ट्रेनिंग देंगे एजुकेशन सेक्टर में। डिजिटल यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने की बात की गई है जिससे कि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन स्टूडेंट्स को मिल सके, पर्सनलाइज एक्सपीरियंस वो कर सकें अलग अलग लैंग्वेजेस में। फर्दर वर्चुअल लैब्स को स्टैब्लिश करने की बात की गई है। 750 वर्चुअल लैब्स होंगे साइंस एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड, 75 ई लैब्स होंगे जहां पर हम सिमुलेटेड टेक्निक का इस्तेमाल करके जो भी एक्सपेरिमेंट है उन्हें कंडक्ट करेंगे। वर्ल्ड क्लास फॉरेन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस को अलाउ किया जाएगा कि वो गिफ्ट सिटी में आए जो गुजरात में है और वहां पर अपने कोर्सेज को ऑफर करें जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फिनटेक, साइंस टेक, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स रिलेटेड हो सकते हैं। वन क्लास वन टीवी चैनल प्रोग्राम, जिसे इसके पहले तक 12 टीवी चैनल्स के लिए लागू किया गया था, जो 1 से 12 तक की अलग अलग क्लासेस देते थे। एक चैनल पे एक क्लास की जो कक्षाएं होती थी वो हुआ करती थी, अब उन्हें 200 टीवी चैनल्स तक एक्सपेंड किया जा रहा है। टीचर्स को इनकरेज किया जाएगा कि वो क्वालिटी ई कंटेंट डेवलप करें अलग अलग सब्जेक्ट के लिए और स्टूडेंट उन्हें एक्सेस कर पाएं जिससे उन्हें उसका फायदा मिले। जो कि ऑपरेशन आहट के बारे में है। आहट मतलब जानकारी का लग जाना कि कुछ हो रहा है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लॉन्च किया है ऑपरेशन आहट, जिसके माध्यम से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने की कोशिश करेंगे। ये एक नेशन वाइड ऑपरेशन होगा। इसमें कुछ स्पेशल टीम्स तैयार की जाएंगी जिन्हें लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन्स में डिप्लॉय कर दिया जाएगा, कुछ ऐसे रूट्स पर जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का खतरा ज्यादा होता है। यूजुअली ये खतरा ऐसी ट्रेन्स में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा जो किसी बॉर्डर एरिया से होकर आते हों, वहीं से ये ट्रैफिकिंग का काम चैनलाइज किया जाता है। पार्टिकुलरली वुमेन और चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग की जाती है, तो उसे रोकने का प्रयास करेगा ये ऑपरेशन आहट।
इसमें कुछ इंफ्रा और इंटेलिजेंट नेटवर्क तैयार किया जाएगा आरपीएफ के द्वारा, जिसका इस्तेमाल करेंगे हम कोलेक्ट और एनालाइज करने के लिए उन विक्टिम्स को, सोर्सेस को, रूट को, डेस्टिनेशन को और पॉपुलर ट्रेन्स को जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए। सस्पेक्ट्स का पता लगाएंगे, किंग पिन्स मतलब वो लोग जो सरगना होते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उन्हें धरा पकड़ा जाएगा, जिसका इस्तेमाल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के द्वारा भी किया जा सकेगा, जो कुछ भी डेटा वगैरह है कलेक्ट करेंगे। जो आरपीएफ है वो एक ब्रिज की तरह वर्क करेगी सभी स्टेट्स के बीच में और मदद करेगी लोकल पुलिस की कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हम कैसे रोक सकते हैं। आरपीएफ की बात करते हैं। आरपीएफ एक सिक्योरिटी फोर्स है, इसे आप रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोल सकते हैं। इसे 1957 में एक कानून के माध्यम से बनाया गया, दैट वाज आरपीएफ एक्ट ऑफ 1957। इसके माध्यम से रेलवे प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। इनके पास काफी अधिकार होते हैं, ये सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकते हैं किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने लॉ को ब्रीच किया हो। ऑल्दो जो अल्टीमेट अथॉरिटी होती है वो जीआरपी के पास होती है, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, आपने इनका भी नाम सुना होगा, जीआरपी की फोर्सेस होती हैं। ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के तहत काम करते हैं। नई रोशनी स्कीम न्यूज में है। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया राज्यसभा को कि इस स्कीम के लिए सरकार ने 26 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं 2018-19 से 20-21 के बीच में, और लगभग 1 लाख वुमेन इसके तहत ट्रेन की गई हैं। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा केंद्र सरकार खर्च करती है। 2012-13 में इसे स्टार्ट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के तहत आती है। इसके माध्यम से वुमेन जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है, उन्हें ट्रेन किया जाता है ताकि वो सोसाइटी में कॉन्फिडेंट होकर रह सके। उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाता है और इसके लिए उन्हें कई तरीके की नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स सिखाई जाती हैं ताकि वो गवर्नमेंट सिस्टम से अच्छे से इंटरेक्ट कर सकें, बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस को अच्छे से डील कर सकें। इसमें मदद ली जाती है एनजीओ, सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। कई तरीके की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, जैसे कि लीडरशिप की, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ एंड हाइजीन, स्वच्छ भारत, फाइनेंशियल लिटरेसी, लाइफ स्किल, लीगल राइट्स कैसे वो अवेल कर सकती हैं, डिजिटल लिटरेसी, सोशल और बिहेवियरल चेंजेस के लिए एडवोकेसी, इन सभी बातों पर उन्हें तैयार किया जाता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 498A आईपीसी का जो है उसके बारे में है। ये वही मामला है जो डाउरी केसेस को चार्ज करता है, मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी महिला को डाउरी के लिए हैरेस किया है तो 490A आईपीसी का एप्लीकेबल हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था जहां पर एक महिला ने अपने इन-लॉज के अगेंस्ट में डाउरी हैरेसमेंट के चार्जेस फाइल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि जो बातें कही गई थी वो बड़ी जनरल सी थी और कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं दी गई थी जिससे ये लगता हो कि मामला सीरियस है। उन्होंने ये भी कहा कि डाउरी केसेस का इस्तेमाल करके या सेक्शन 498A का इस्तेमाल करके अक्सर जो अदर प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें आधार बनाकर इन लॉज को परेशान किया जाता है। यहां पर देखिए जजमेंट ये था, उन्होंने सिंपली कहा कि मेंटली मुझे हैरेस किया गया या प्रेगनेंसी को लेकर टॉर्चर किया गया, जनरल बातें मेंशन की गई थी, कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया था, इसी आधार पर इसे खारिज कर दिया गया। सेक्शन 498A इंडियन पिनल कोड में 1860, जो इंडियन पिनल कोड 1860 है उसमें 1983 में ऐड किया गया। ये क्रिमिनल लॉ है। जो मैरिड वुमेन होती हैं उन्हें डाउरी रिलेटेड हैरेसमेंट या क्रूरल्टी से बचाने के लिए ये कानून लाया गया था। काफी इफेक्टिव कानून है, लेकिन आज इसका अक्सर मिसयूज होता है। इसमें यह बताया गया कि हस्बैंड, उनके रिलेटिव्स अगर वुमेन को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ क्रूरलिटी करते हैं तो उन्हें पनिश किया जाएगा, मतलब महिला को हैरेस नहीं किया जा सकता उसकी मैरिड लाइफ में। इसमें 3 साल तक की जेल की सजा हो सकती है और फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 498A जो पीनल कोड का है आईपीसी का, वो एक बहुत बड़ा रेस्क्यू की तरह वर्क करता रहा है महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को लेकर, जो कि 4 दीवारी के भीतर होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में इसका मिसयूज बढ़ा है, इसीलिए संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि कानून का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए और ऐसा ना हो कि कानून अपनी गरिमा खो दे और लोग इस पर भरोसा कम करने लगें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेक डेथ पेनल्टी के ऊपर है उसके बारे में है। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति के डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर दिया और उसे लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, आजीवन कारावास की सजा दे दी। इस व्यक्ति को कन्विक्ट किया गया है 7 साल के एक बच्ची के रेप और मर्डर केस में। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट देते वक्त कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि डेथ पेनल्टी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अक्सर बहुत ज्यादा दबाव रहता है जब भी कोई बहुत ड्रीडफुल क्राइम होता है कि इसके हार्मफुल इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर हो सकते हैं, तो काफी प्रेशर होता है कि नहीं अब डेथ पेनल्टी दो। उन्होंने कहा कि हमें लाइफ इंप्रिजनमेंट के फेवर में भी बातें करनी चाहिए और इसे सोचना चाहिए। कोर्ट ने इस दौरान इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ पेनोलॉजी का हवाला दिया। पेनोलॉजी का मतलब होता है जो जेल होती हैं उनको स्टडी करना, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है।
जो ये कहता है कि हमें ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करना चाहिए, मतलब इंसानों को मारो मत, बचा के रखो, अगर सोसाइटी के लिए हार्मफुल है तो जेल में डाल के रखो, बट मारो मत। वो कहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट यानी कि फांसी की सजा डिटरेंट की तरह डिटरेंस क्रिएट करती है, लोग डरते हैं कि हाँ क्राइम नहीं करना है। और इस दौरान सोसाइटी भी कहती है कि अगर किसी ने बहुत ग्रेव क्राइम किया है तो आप उसे सजा दो मौत की। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ पिनोलॉजी ऐसा नहीं मानता। उनका यह कहना है कि सोसाइटी के प्रति जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फॉलो करते हुए एक इंसान के जीवन को बचाना चाहिए, तब तक जब तक कि वो सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा ना हो। मतलब अगर उसे छोड़ दिया गया जिंदा तो वो तबाहियां मचा देगा, फिर तो उसे भाई मारना पड़ेगा। लेकिन तब तक आप ह्यूमन लाइफ को प्रिजर्व करो जहां तक पॉसिबल हो, चाहे जेल में डाल दो हमेशा के लिए। पिनोलॉजी क्रिमिनोलॉजी का एक सब कंपोनेंट है जो डील करता है कि जो भी हमें एक बैलेंस स्टैब्लिश करना चाहिए, क्रिमिनल एक्टिविटीज को रोकना भी है और सोसाइटी में जो पब्लिक ओपिनियन है उसे भी सेटिस्फाई करना है क्रिमिनल ऑफेंसेस को लेकर। डेथ पेनल्टी को लेकर इंडिया का क्या स्टेक रहा है? 1955 में सीआरपीसी में अमेंडमेंट किया गया। उसके पहले क्या था? उसके पहले डेथ पेनल्टी बहुत कॉमन थी, मतलब किसी भी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दिया करते थे। हमने देखा कि फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान हमारे कितने फ्रीडम फाइटर्स को वो लोग बड़े आराम से फांसी चढ़ा दिया करते थे। लाइफ इम्प्रिजनमेंट एक्सेप्शन होता था, रेयरली किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता था। इनफैक्ट अगर किसी जज ने किसी व्यक्ति को मौत की सजा ना देकर आजीवन कारावास दिया तो उसको एक्सप्लेन करना होता था कि भाई आपने मौत की सजा क्यों नहीं सुनाई। 1955 में हमने अमेंडमेंट किया और यह कहा कि जजेस के पास ऑटोनॉमी होगी कि वो किसी को मौत की सजा सुनाना चाहते हैं या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हमने आजादी दी। पहले उनको इन जनरल मौत की सजा ही सुनानी होती थी, रेयरली वो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट देते थे। सेक्शन 354 क्लॉज 3 जो सीआरपीसी 1973 का है, उसने उसके बाद एक और प्रावधान ऐड किया। वो ये कहा कि अगर आप किसी व्यक्ति को मैक्सिमम पेनल्टी दे रहे हो तो आप उसका रीजन एक्सप्लेन करो कि क्यों, आखिर क्यों फांसी की सजा आप दे रहे हो। इसके बाद सिचुएशन रिवर्स हो गई, मतलब डेथ पेनल्टी वो एक्सेप्शन बन गई कैपिटल ऑफेंसेस में और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नॉर्मल हो गया कि भाई आजीवन कारावास की सजा दे सकते हैं लेकिन डेथ पेनल्टी सोच समझ के देनी है। दुनिया भर में इस बात को लेकर विवाद चलता रहता है, डिबेट्स होती रहती हैं कि डेथ पेनल्टी खत्म होनी चाहिए, हमेशा के लिए खत्म कर दो, किसी को डेथ पेनल्टी मत दो। इंडिया में अभी भी इस चीज को नहीं माना गया है। हमारा यह कहना है कि अगर किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इंटेंशनली कोल्ड ब्लडेड डेलिबरेट क्राइम किया है, ब्रूटल मर्डर किया है, कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को लगता है कि इस आदमी को जिंदा छोड़ देंगे तो इसकी वजह से मुझे पनिशमेंट मिल जाएगी, तो वो उसे जान से मार देते हैं। मतलब एक व्यक्ति छोटे से क्राइम से बचने के लिए सामने वाले व्यक्ति को जान से मार देता है और उसके बाद भी उसे केवल लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलता है। तब तो ये उन्हें इंसेंटिवाइज करेगा ना क्राइम करने को लेकर। तो हम ऐसा तो नहीं करेंगे दुनिया भर में जो डिबेट चल रही है, अगर कोई बहुत ब्रूटल क्राइम करेगा तो मौत की सजा मिलेगी। राइट नाउ इस यही आधार था कि 37 में जो 35th रिपोर्ट आई लॉ कमीशन की, उसमें जब ये बात कहेगी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट की जगह पे मतलब डेथ पेनल्टी खत्म कर दो, तो उन्होंने कहा नहीं भाई हम खत्म नहीं करेंगे, जरूरत है ये सोसाइटी की। अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के बारे में है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने अभी हाल ही में अनाउंस किया कि आयुष्मान भारत जो डिजिटल मिशन है उसे हम आरोग्य सेतु ऐप के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। और जब ये इंटीग्रेशन होगा तो जो भी ऐसे लोग हैं जो आयुष्मान भारत स्कीम का हिस्सा हैं उन्हें एक 14 डिजिट का यूनिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नंबर मिल जाएगा थ्रू दिस ऐप। इस नंबर के कई सारे फायदे होंगे। ये उनके लिए एक डिजिटल हेल्थ आईडी का काम करेगा। इस मिशन के अगर हम आयुष्मान भारत की बात करें तो कई सारे फीचर्स हैं जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप के साथ। तो ये जो भी लोग इसका हिस्सा हैं उन्हें एक यूनिक हेल्थ आईडी दे देगा। इसके अलावा जो उनका हेल्थ रिकॉर्ड है वो डिजिटाइज्ड हो जाएगा। डॉक्टर्स के साथ वो जुड़ पाएंगे और हेल्थ फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस स्कीम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का हिस्सा है। इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं: हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ये एक वर्ड है, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसी। आप फोन करके रिकमेंडेशन ले सकते हैं कि आपको क्या दवाई चाहिए और आप डॉक्टर को वन टाइम एक्सेस दे सकते हैं अपनी हेल्थ रिकॉर्ड्स की, जिसकी मदद से वो आपको दवाइयां प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे मिशन को इंप्लीमेंट करें। जो कोर बिल्डिंग ब्लॉक है इस मिशन का, उसमें हेल्थ आईडी, डीजी डॉक्टर और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री को रखा गया है। हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री में आपका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड होगा। डीजी डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं, उसे आप हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री की वन टाइम एक्सेस दे देंगे। वो देख लेगा कि आपकी कौन सी बीमारी है, कौन सी दवा चली है और आपको आइडेंटिफाई करने के लिए वो आपकी हेल्थ आईडी का इस्तेमाल करेगा और फिर वो आपको दवाएं रिकमेंड कर देगा। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास इन तीनों को ओन करने का, ऑपरेट करने का, मेंटेन करने का राइट होगा, लेकिन प्राइवेट स्टेक होल्डर्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो खुद को इस पोर्टल के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकते हैं। अब यहां पर जो मिशन है
उसमें एक हेल्थ आईडी बन जाएगा जिसमें मेडिकल डिटेल्स व्यक्ति की हो जाएंगी स्टोर। इससे प्रिस्क्रिप्शन देना, ट्रीटमेंट, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डिस्चार्ज समरीज की जानकारी आसानी से इकट्ठा की जा सकेगी। हेल्थ आईडी को रैंडमली जनरेट किया जाएगा जो कि 14 डिजिट का होगा। इससे पर्सन को आइडेंटिफाई करने में, उसके हेल्थ रिकॉर्ड को मेंटेन करने में मदद मिलेगी। जो सिटीजन्स होंगे वो अपने रिकॉर्ड को वन टाइम डॉक्टर को दे पाएंगे। इसके माध्यम से लोगों को लिबरेट किया जा सकेगा जो हेल्थ की प्रॉब्लम्स वो हमेशा फेस करते रहते हैं। वो सही डॉक्टर का चयन कर पाएंगे, अपॉइंटमेंट ले पाएंगे, कंसल्टेशन फीस उन्हें नहीं पे करनी पड़ेगी बिकॉज वो डिजी डॉक्टर का इस्तेमाल करेंगे। वो हॉस्पिटल के कई बार राउंड्स लगाते हैं, इससे उन्हें टेली कम्युनिकेशन के जरिए प्रिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे और इससे उन्हें कई सारा डेटा इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप जितने डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप उतनी फाइल्स बना के रखते हैं ताकि अगर कोई पूछ ले कि आपकी कौन सी दवा चली है तो आप उन फाइल्स को दिखा सकें। अब आपको ये नहीं करना है, आपका रिकॉर्ड ऑनलाइन अवेलेबल रहेगा, आप सीधा एक्सेस दे दीजिए, वो देख लेंगे। क्योंकि स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक स्कीम को, दैट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज। इस स्कीम को आप शॉर्ट में सीड बोल सकते हैं, SC स्कीम। डबल E इसमें है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए और D फॉर डीएनटीज। इसके माध्यम से डी नोटिफाइड, नोमैडिक और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज के वेलफेयर को इंश्योर किया जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 वर्ड्स हैं, आप इनके बारे में जानते रहिए। डी नोटिफाइड का क्या मतलब है? डी नोटिफाइड का मतलब कुछ ऐसा जिससे पहले नोटिफाई किया गया हो और बाद में डी नोटिफाई कर दिया गया हो। तो कुछ इंडिया में ऐसे ट्राइब्स थे जिनको ब्रिटिशर्स ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 के तहत क्रिमिनल ट्राइब के रूप में नोटिफाई कर दिया था, मतलब उन्हें क्रिमिनल मान लिया गया था। लेकिन जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने उन ट्राइब्स को डी नोटिफाई किया कि अब वो क्रिमिनल नहीं है, जैसा कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बना रखा था, इसीलिए उन ट्राइब्स को डी नोटिफाइड ट्राइब कहा जाता है। नोमैडिक या सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज ऐसी कम्युनिटीज होती हैं जिनका कोई परमानेंट होम नहीं होता। ऐसी बहुत सारी ट्राइब्स इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। इन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर करने की ज़रूरत है। इस स्कीम के तहत कुछ ऐसी जो फैमिलीज हैं उनके लिए प्रावधान किए गए हैं कि अगर उनकी इनकम सभी सोर्सेस से 2.50 लाख या उससे कम है पर एनम तो उन्हें इसमें कवर कर लिया जाएगा। अगर उनके पास जो बेनिफिट्स इस स्कीम में दिए जा रहे हैं वो किसी अन्य स्कीम के माध्यम से नहीं पहुंच रहे हैं तो भी वो इसका हिस्सा हो जाएंगे। इस स्कीम के क्या कंपोनेंट्स हैं? इस स्कीम में डीएनटी, एनटी और एसएनटी कम्युनिटीज के लिए लाइवलीहुड एक्टिविटीज को बेटर करने की भी बात की गई है। इनके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएंगे। डीएनटी मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब, एनटी मतलब नोमैडिक ट्राइब, एसएनटी मतलब सेमी नोमैडिक ट्राइब। अब आप समझ जाइएगा, ये भी अब प्रावधान किए जाने का प्रयास किया जा रहा है कि उन्हें क्वालिटी कोचिंग प्रोवाइड करवाया जाए डीएनटी, एनटी और एसएनटी कैंडिडेट्स को, ताकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जाके जॉब अवेल कर सके पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में। उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाएगा 5 लाख पर फैमिली पर ईयर का। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की मदद इसमें ली जाएगी और स्टेट हेल्थ एजेंसीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगी। फर्दर उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दिया जाएगा कि वो अपने घरों को बना सकें, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधान हैं उसके तहत किया जाएगा और उसमें एक सेपरेट आउटले किया जाएगा कि मतलब ये पैसा तो डीएनटी, एनटी और एसएनटी को ही जाएगा। इस स्कीम को 2021-22 से 25-26 के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसमें एक पोर्टल भी वर्क करेगा जिसे डेवलप कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कुछ और भी एजेंसीज हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। अगला आर्टिकल न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया है 2022 से 27 के पीरियड के लिए। हमें पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है और उसी से अलाइन करते हुए ये पूरा प्रोग्राम तैयार किया गया है। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ये है कि 15 साल या उससे अधिक उम्र के जो भी एडल्ट्स हैं उन्हें लिटरेट किया जाए, जो नॉन लिटरेट हैं, जिन्हें अभी भी बेसिक लिटरेसी नहीं है। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव ये है कि ना केवल लोगों में फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी डेवलप की जाए। लिटरेसी का मतलब होता है कि उन्हें सामान्य लिखना पढ़ना आता हो और न्यूमरेसी का मतलब होता है कि उन्हें बेसिक मैथमेटिक्स को सॉल्व करना आता हो। इसके अलावा इसमें कुछ और भी कंपोनेंट हैं, जैसे कि उन्हें क्रिटिकल लाइफ स्किल्स दी जाए, फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी दी जाए, वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हो, इन चीज़ों को समझ सकते हो, कमर्शियल स्किल हो, हेल्थ केयर, चाइल्ड केयर, एजुकेशन और फैमिली वेलफेयर को लेकर उन्हें अच्छी जानकारी हो, वोकेशनल स्किल भी दी जाए ताकि वो लोकल लेवल पे जो एम्प्लॉयमेंट्स अवेलेबल हैं उन्हें अवेल कर सके। बेसिक एजुकेशन भी दी जाए जो कि प्रिपरेटरी हो सकती है, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज की हो सकती है। कुछ कंटिन्यूइंग एजुकेशन की भी बात की गई है जहां पर उनके लिए कुछ एजुकेशनल कोर्सेज होंगे, जो एडल्ट एजुकेशनल कोर्सेज हैं उन्हें भी इसी का हिस्सा बनाया गया है। फर्दर कुछ ऐसे टॉपिक्स जो लोकल लेवल पे उनके लिए ज़रूरी हैं या वो क्रिटिकल लाइफ स्किल्स जो किसी भी व्यक्ति के अच्छे जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं वो भी उन्हें इम्पार्ट की जाएं। इन्हें इंप्लीमेंट किया जाएगा ऑनलाइन मोड में और वॉलंटियरिज्म के थ्रू। वॉलंटियरिज्म का मतलब ये होता है कि जो लोग इसे इंप्लीमेंट करेंगे वो अपनी स्वेच्छा से इसका हिस्सा बनेंगे।
यूएस या यूडाइस आप कह सकते हो, फुल फॉर्म है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसमें कई सारे स्कूल्स रजिस्टर्ड होते हैं और उनके स्टूडेंट्स भी। तो जो स्टूडेंट्स इसमें इनरोल्ड होते हैं या इसका हिस्सा होते हैं वो भी वॉलंटरली इस पूरे प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में मदद करेंगे। 50 लाख टीचर्स हैं गवर्नमेंट एडेड या फिर प्राइवेट स्कूल्स के, वो भी इसका हिस्सा होंगे और उन्हें भी इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में अपनी सहभागिता दिखानी होगी। ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन, वर्कशॉप जो वॉलंटियर्स का है, ये सभी फेस टू फेस मोड में कंडक्ट किया जाएगा ताकि वो खुद को प्रिपेयर कर सकें। जो भी रिसोर्सेस और मटेरियल होंगे उन्हें डिजिटल मोड में ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, टीवी, रेडियो, सेल फोन्स या फिर ओपन सोर्स ऐप्स के माध्यम से। कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि सर्वे कंडक्ट किया जाएगा ये पता लगाने के लिए कि कौन से स्टूडेंट्स या टीचर्स हैं जो वॉलंटरली इसका हिस्सा बन रहे हैं। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी को डेवलप करने के लिए तैयारियां की जाएंगी। वो लोग जो नॉन लिटरेट हैं, 15 साल या उससे अधिक उम्र के हैं। एक ग्रेडिंग इंडेक्स तैयार किया जाएगा, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ये स्टेट्स एंड यूटीज के लिए होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन सा स्टेट या यूटी कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है वो हमें इस इंडेक्स से पता चलेगा। CSR या फिर फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत कुछ पैसे आते हैं, उस पैसे का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट कैसे अवेल कर रहे हैं और वॉलंटियर्स को कैसे मदद की जा रही है कि वो इस ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सकें। टारगेट ये है कि 2022 से 27 के बीच में 5 करोड़ लर्नर्स को जोड़ा जाए, जिसमें 1 करोड़ पर ईयर का टारगेट हमारा बनाया गया है, जिसमें हम ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम ओटलस का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्रेडिटेशन के बारे में है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है मान्यता। जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, उन्हें नैक मान्यता देता है। नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। अगर आप रेगुलर कॉलेजेस में गए हुए हैं, आपने अच्छा एकेडमिक बिताया हुआ है, तो आपने देखा होगा नैक की टीम आती है रिव्यू करने के लिए कि कॉलेज कैसे काम कर रहा है। पहले किसी भी कॉलेज को मान्यता मिलने के कुछ टफ पैरामीटर्स थे, जैसे कि उनका 6 सालों से एग्जिस्टेंस में होना जरूरी है और उन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की 2 बैचेस निकाल दी हो। मतलब 6 साल बीतेंगे तभी तो 3-3 साल के वो 2 बैचेस निकाल पाएंगे, या फिर वो 4 साल में भी 2 बैचेस निकाल सकते हैं, फर्स्ट ईयर के बाद फिर दूसरा साल। तो 4 साल तो कम से कम लगेंगे 2 बैचेस निकालने के लिए। तो 6 साल से वो एग्जिस्टेंस में हो और 2 ग्रेजुएशन की बैचेस निकाली हो, तब मान्यता मिलती थी। नया मैनुअल ये बोलता है कि अगर एक एकेडमिक ईयर भी उन्होंने कंप्लीट कर दिया है तो भी उन्हें मान्यता मिल सकती है। अब इसके लिए जरूरी नहीं कि वो 6 साल से एग्जिस्टेंस में हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। नैक का रिव्यू तो नहीं होगा, लेकिन एक दूसरे टाइप का रिव्यू होगा जिसे कहा जाएगा PAC, प्रोविजनल एक्रेडिटेशन फॉर कॉलेज। PAC का रिव्यू वो करवा सकते हैं। जैसे नैक तो ग्रेड देता है, ग्रेड A++ से लेकर C तक होता है, A++, A+, फिर B++, B+, वैसे ही C तक आते हैं। D का मतलब होता है कोई ग्रेड नहीं मिली, नैक की बात कर रहे हैं। तो पैक जो है वो कोई ग्रेडिंग तो नहीं देगा, लेकिन एक मान्यता दे देगा कि ठीक है आप वर्क करो। 2 सालों तक इनकी ग्रेडिंग रहेगी और कि एक कॉलेज मैक्सिमम 2 बार पैक की ग्रेडिंग ले सकता है। जो मान्यता होती है नैक की, वो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज करता है। पैरामीटर्स वही है, करिकुलम कैसा है, फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च और फाइनेंशियल वेलबींग कैसी है। ग्रेडिंग A++ से C तक होती है। D का मतलब है कोई ग्रेड नहीं मिला। फायदा क्या होता है, अगर नैक की ग्रेडिंग अच्छी है तो अच्छे इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, अच्छा पैसा फंड आता है UGC की तरफ से। इससे कॉलेज को अपने स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में जानकारी मिलती है, पता चलता है कि आगे क्या करना है। ये स्टूडेंट्स को भी बताता है कि एजुकेशन जो है वो किस स्थिति में है और क्या बेहतर हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में है, NMMSS। इसे 15 फाइनेंस कमीशन की जो साइकिल है उसको कवर करते हुए 2025-26 तक के लिए एक्सटेंड किया जा चुका है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है। 2008 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। इसमें स्कॉलरशिप दी जाती है मेरिटोरियस और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए, ताकि वो 8th क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ ना दें और 12th तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जो बेनिफिशियरीज होते हैं उसमें देखिए हर साल 1 लाख लोगों को, 1 लाख बच्चों को ये स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि वो 10th और 12th तक की स्टडी अपनी कंटिन्यू कर सकें। 12,000 पर एनम की स्कॉलरशिप का प्रावधान है, मतलब 1,000 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। इसमें स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए बच्चे को एक एग्जाम देना होता है जो स्टेट या यूटी की गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। अगर वो उसमें सिलेक्ट हो जाते हैं तो पैसे सीधा उनके बैंक अकाउंट में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS के तहत भेजे जाते हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी बच्चा ये स्कॉलरशिप लेना चाहता है, उनकी जो पेरेंट की एनुअल इनकम है वो 3,50,000 पर एनम के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं उनका क्लास 8 के एग्जाम में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। ये SC और ST स्टूडेंट्स के लिए 50% है। उस बच्चे को रेगुलर गवर्नमेंट एडेड या लोकल बॉडी स्कूल में पढ़ना जरूरी है।
जो नवोदय विद्यालय होते हैं या फिर केंद्रीय विद्यालय होते हैं या रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, वहां के बच्चे ये स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी एक बात कही, उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो दूसरे देशों में जाके पढ़ना चाहते हैं और उसके लिए वो स्कॉलरशिप चाहते हैं, तो किसी दूसरे देश में जाकर जो वो रिसर्च करने वाले हैं, उनके रिसर्च का टॉपिक इंडियन कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री, सोशल स्टडीज नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको इस टॉपिक पे रिसर्च करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा डेस्टिनेशन तो इंडिया ही होगा। रिसर्च में फील्ड वर्क करना होता है, रिसोर्सेस रिक्वायर्ड होते हैं, तो इंडिया के बारे में आप जाके ब्रिटेन में रिसर्च क्यों करेंगे? इंडिया के बारे में अगर आपको रिसर्च करना है तो इंडिया में ही करिए। अगर आप वहां पे जाके रिसर्च करना चाहते हैं तो कोई दूसरा टॉपिक चूज करिए, क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक्स लिए हैं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इसके बाद कुछ बच्चे हैं जो निराश भी हुए। एक बच्ची का कहना था कि उसने एशियन स्टडीज के ऊपर प्लान किया था ब्रिटेन में जाके रिसर्च करने का, लेकिन अब उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी क्योंकि सरकार ने ये प्लान बना लिया है। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे 1952 में लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का इनिशिएटिव था। लो इनकम स्टूडेंट्स जो दूसरे देशों में जाके पढ़ना चाहते हैं, मास्टर्स या पीएचडी डिग्री, उनके लिए इस स्कॉलरशिप को क्रिएट किया गया था। शुरुआत में तो ये केवल साइंस के कोर्सेज के लिए था, लेकिन 2012 में इसे ह्यूमैनिटीज पे भी एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन कुछ बच्चे साइंस के सब्जेक्ट को लेकर, जो इंडिया से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, उन्हें लेकर दूसरे देशों में जाकर स्टडी कर रहे थे, जिसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा सरकार को। फाइनली उन्होंने कहा कि इंडिया स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए स्टडी दूसरे देशों में नहीं की जाएगी और उसके लिए कम से कम हम स्कॉलरशिप तो नहीं देंगे। आपको करना है तो आप खुद से जाके करिए। इसमें 100 स्कॉलरशिप दी जाती है, जिसमें 90 शेड्यूल कास्ट के लोगों को, डीनोटिफाइड और सेमी नोमैटिक ट्राइब्स को 6 और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर्स या ट्रेडिशनल आर्टिशन कैटेगरी में 4 स्कॉलरशिप दी जाती हैं। 30% जो भी स्कॉलरशिप दी जाएगी वो वुमेन या गर्ल्स को दी जाएगी। उनका कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए उसके पहले के एग्जामिनेशन में। जैसे अगर वो मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर ग्रेजुएशन में, पीएचडी के लिए जा रहे हैं तो मास्टर्स में, उनकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए और उनकी परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख पर एनम से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक परिवार के 2 से अधिक बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं ले सकते। इसे इंप्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।